हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 22 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हुई सभी का आपको स्पेशल एनालिसिस हम आपको दे चुके हैं और उनकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। क्लियर है? और आपका आगे आने वाले किसी भी दिन में एग्जाम है, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी दिन में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं जीके करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है। और गाइस, ये जो डिटेल है इसमें हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं लगभग ज्यादातर जो क्वेश्चंस है हम इस डिटेल में आपको कवर करवा चुके हैं, विद प्रूफ आपको बताएंगे। तोताराम शर्मा वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हमने कवर करवा दिया था आपको। तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा पखावज से संबंधित है। पखावज एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है। दो तरफा ढोल का सबसे पुराना संस्करण है और इसके वंशज दक्षिणी भारत के मृदंगम और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य दक्षिण एशियाई दो तरफा ढोल है। क्लियर है? तो याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली में सबसे अधिकतम इस्तेमाल किए जाने वाला वाद्य ताल वाद्य है और तथा संगीत और नृत्य प्रदर्शन के विभिन्न अन्य उपरूपों जैसे कि कथक, ओडिसी, मराठी के लिए ताल संगत के रूप में बेसिकली कम उपयोग बेसिकली ये किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी देखिएगा पखावज के बारे में। और ये मूल रूप से मिट्टी से बनाया गया था और अभी भी मिट्टी के संस्करण पाए जा सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हम पहले भी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपको डिटेल पढ़कर कुछ चीजें याद आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब रहेगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर में हुई थी 1885 में। कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, इन सभी लोगों में अधिकतर बॉम्बे और कलकत्ता से थे। तो ये ही प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता इसके थे। विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भूमिका निभाई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास बेसिकली था। सभी क्षेत्रों तक पहुंचने के प्रयास में देश के सभी हिस्सों में कांग्रेस के सत्र को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था और अध्यक्ष उस क्षेत्र से संबंध रखते थे जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो उसी क्षेत्र के लोगों में से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाता था। पहला जो सत्र हुआ यह 1885 में बंबई में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी सत्र में हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में निर्मित किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया आपका सही जवाब रहेगा भारत अरबी शैली में निर्मित इसको किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बॉम्बे में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक मेहराबदार स्मारक है। 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर की किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा की याद में ये जो स्मारक है बेसिकली बनाया गया था और भारत अरबी शैली में निर्मित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, 3 स्टार आप लगा लीजिएगा। ये जो संरचना है बैसाल्ट से बना एक मेहराब है जो 26 मीटर और अगर फिट में पूछे जाए तो 85 फीट ऊंचा है। जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन को 1914 में मंजूरी दी गई थी और स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा किया गया था या हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? गाइस, समुद्रगुप्त से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है? एक तो ये दरबारी कवि वाला, एक और बना है, हम आपको आगे बताएंगे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सही जवाब रहेगा हरिसेन। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखी स्रोतों में से एक माना जाता है और समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था जिनमें से एक हरिसेन भी हुआ करता था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और अधिक उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र उत्तराधिकारी था, गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक यही था समुद्रगुप्त। याद रखिएगा उसने कुषाणों और अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। उन्हें वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन से क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो वी.ए. स्मिथ ने कहा है। उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद प्रदेशों पर कब्जा कर लिया लेकिन दक्षिण भारत पर कब्जा वो नहीं कर पाए या दक्षिण भारत पर कब्जा नहीं किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जीएस से क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है? तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य जो शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% तक ये बेसिकली होता है।
एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है और उस मात्रा का 99% से अधिक हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? गाइज हम आपको डेली बेसिस पर बता रहे हैं कि आपके जो आपका बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अनुच्छेद वाला, इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसमें भी आपका जो है स्पेशली मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 21 आर्टिकल 21A से आज 3 क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन बने हैं और वो तीनों क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। हमने करीबन जो जितनी भी शिफ्ट हुई है, हर एक शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें 21A के बारे में नहीं पढ़ाया है आपको, हर एक में पढ़ाया है। आई थिंक आप सभी करके आए होंगे तीनों क्वेश्चंस को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो संबंधित है ये शिक्षा से संबंधित है। पहले हमारे संविधान में 22 भागों में 395 लेख और प्रारंभिक हिस्से में 8 अनुसूचियां थी और अब भारत के संविधान में 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 21A जो है ये घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 21A के तहत कहा गया है, शिक्षा से संबंध है इसका, और यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। क्लियर है? इसे 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। हमने आपको बताया था 142वां आप याद रखिएगा, 86वां, ये दोनों तो आपको 110% याद होने चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन बचे और भी आप याद रखिएगा, बट इनको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? जो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था इसको 2002 में ये हुआ था और इसके तहत ही किसको जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसमें एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता था, इसे एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता था क्योंकि देश का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा हासिल करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतम निवेश कितने करोड़ तक कर सकते हैं? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। तो 50 करोड़ आई थिंक आपको ऑप्शन में मिला होगा। वार्षिक कारोबार अगर ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया होगा तो 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है वार्षिक कारोबार में जो कि निवेश। तो इस तरह से ही आप थोड़ा सा देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा पूरी उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। राजा इंद्रद्युमन द्वारा 1161 में निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और ये जो मंदिर है हिंदू देवता भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। पत्थर या धातु के बजाय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है और प्रतिकृति के साथ हर 12 से 19 वर्षों में इसे औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई सारी बातें हैं, आपको याद रखना है उन पॉइंट को, क्योंकि वहाँ का ध्वज के बारे में भी स्पेशली चीजें कही जाती है। तो हमने इस चैनल पर एक शॉर्ट डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, वहां से आपके पॉइंट जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया था ये 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A से पहला क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बेसिकली बने, तीसरा भी आगे हम कवर करेंगे। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? 2002 में। क्लियर है? तो अनुच्छेद 21A यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था। यह दूसरा क्वेश्चन है और यह तीसरा क्वेश्चन है अनुच्छेद 21A से। अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पास किया गया था? तो ये 86वां संवैधानिक जो संशोधन था इसके तहत पास किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली एक ही क्वेश्चन से बने हैं आपके 3 क्वेश्चन। तो 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करके 6 से 14 वर्ष के से कम आयु वर्ग के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार दिया है। इसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 के विषयों को भी बदल दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का प्राचीन स्तंभ इलाहाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो इस तरह से आपका हो सकता है कि समुद्रगुप्त द्वारा जारी शिलालेख कौन सा था? सही जवाब रहेगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख था, समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया। क्लियर है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था और हरिसेन द्वारा ये रचित था। तो एक तो था कि जो समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि कौन थे, वो क्वेश्चन था आपका, और समुद्रगुप्त से दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था शिलालेख वाला, तो हरिसेन द्वारा रचित था। यह बहुत ही सरल और परिष्कृत संस्कृत में चंपू काव्य शैली में लिखा गया था। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया था और इसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। क्लियर है? इसके अलावा हरिसेन द्वारा उनके लिए प्रयुक्त एक अन्य शब्द कविराज भी यूज किया गया है। समुद्रगुप्त ने भी विक्रमांका की उपाधि धारण की थी। पॉइंट याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमांका की उपाधि उन्होंने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, 1908 में अलीमपुर की घटना के समय मजिस्ट्रेट कौन था? सही जवाब रहेगा डगलस किंग्सफोर्ड, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1908 में अलीमपुर की जो घटना हुई थी उस टाइम पर मजिस्ट्रेट था डगलस किंग्सफोर्ड। तो डगलस किंग्सफोर्ड कलकत्ता के पूर्व मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एक औपनिवेशिक ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी थे। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थे। ये क्रांतिकारियों को अपमानित करने और उन्हें दंड देने के लिए भी ये काफी ज्यादा बदनाम थे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसके कहने पर अकबर ने मजहर बनाने को कहा था? इस तरह से क्वेश्चन था, या फिर इस तरह से होगा कि अकबर ने मजहर बनाने को किसको बोला था? इस तरह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसी तरह से आई थिंक होगा। क्लियर है? सही जवाब रहेगा शेख मुबारक। अब जो भी ऑप्शन आपको मिले वो ये डिटेल इसीलिए हम डालते हैं ताकि आपके सारे जवाब जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब आपको मिल पाए। अकबर ने 1580 में, देखिए अकबर ने 1579 में मजहर जारी किया था। मजहर एक क्या था? तो मजहर एक घोषणा या राय है, इसका मतलब याचिका से भी होता है। मजहर, महजर, बेसिकली इसको बोला जाता है महजर, मजहर। और मजहर ने अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। उसने उलेमा के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए महजर जारी किया। महजर को शेख मुबारक ने तैयार किया था और इस पर मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और धर्मगुरुओं ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आयुष योजना कब आई थी? आयुष योजना से यहाँ तात्पर्य आयुष्मान भारत योजना से ही है, क्योंकि इसको आयुष योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है। तो आयुष योजना आई थी 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया है। और ये जो योजना है, यह योजना जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना से रिलेटेड। अब यहाँ पर एग्जैक्ट हमें पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है, आधा अधूरा क्वेश्चन ही मिला है कि 2011 की जनगणना में कुल कितने थे। अब यहाँ पर जनसंख्या भी हो सकती है और महिला जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है? तो हमने पूरी डिटेल यहाँ पर डाल दी है। देखिए साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ थी। क्लियर है? इसमें 62.37 करोड़ पुरुष थे और 58.64 करोड़ महिलाएं थी। 0 से 6 साल के जो बच्चों हैं इनकी आबादी कुल कितनी थी? तो 13.93% थी, है ना? तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महिला नेट बॉल की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब रहेगा 2.24 मीटर। महिला, देखिए वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की जो ऊंचाई होती है 2.24 मीटर होती है। वहीं पुरुषों के लिए अगर अपन बात करें तो 2.43 मीटर होती है। इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होती है 7 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है किरण देसाई। भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है और यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। उसने उस वर्ष के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड 2000 और 2006 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते थे। तो इस बेसिकली इस उपन्यास ने ही जीते थे अवार्ड। तो इन अवार्ड को देख लीजिएगा। और यहाँ उनकी पहली पुस्तक के 7 वर्ष की अवधि के बाद लिखा गया था। अमरूद के बाग में समीक्षकों को द्वारा प्रशंसित अल्लाह बालू। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर 2-3 आपकी पुस्तकें पूछी जा रही है। आज भी 2 क्वेश्चंस बने हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर राधा रेड्डी इतना ही हमें मिल पाया कि किससे संबंधित है। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ये इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस टाइम पर हमने सारी डिटेल आपको कवर करवा दी थी और आपको हम बार बार बता रहे हैं, जो लोग डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं पीडीएफ से, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं उन्होंने आज काफ़ी अच्छा खासा स्कोर किया होगा। देखिए क्वेश्चन की आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी नृत्य से। राजा और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल, गुरु और कोरियोग्राफर है। वे कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय नृत्य रूप के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके नाम कुचिपुड़ी नृत्य का पर्याय है और इसे दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? सही जवाब रहेगा अमृता प्रीतम की। देखिए 3 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं आपके पुस्तक आत्मकथा से रिलेटेड, तो यहाँ से अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम एक भारतीय कवि और उपन्यासकार थी जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में लिखा था। उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है और उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों में समान रूप से प्यार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिले, पर हमने जहां तक हो सकता है बताने की कोशिश की है। बड़ों का सम्मान करना ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, धन और उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण को रोकना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, C3 को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये इसी तरह से हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और आपका ऑप्शन मिला हो। कॉम्प्लीमेंट 3 आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया था तो ठीक है, अगर और कुछ दिखा था तो फिर क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर ही आप बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? सही जवाब रहेगा 8 रस होते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारत की नृत्य शैलियों में 8 रस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं, कथक, भरतनाट्यम, कथकली,
मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। ये 8 नृत्य शैलियां हैं, याद रखिएगा इनको। और शास्त्रीय नृत्यों में तांडव यानी शिव और लास्य पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े 4 विकल्प आपको दे रखे थे और उसमें से आपको जो सही था कथन उस पर क्लिक करना था। क्लियर है? तो एग्जैक्ट तो हमें कथन नहीं मिल पाए क्योंकि आपको पता ही है याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम डिटेल आप यहाँ पर डाल दिए, जो भी होगा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी 1995 में। WTO का मकसद टेरिफ, कोटा और दूसरे प्रतिबंधों को कम करना या खत्म करना है। WTO में 164 सदस्य देश हैं, 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। WTO ने 1 जनवरी 1995 को आधिकारिक रूप से अपना जो काम है शुरू किया था। WTO की बात करें तो इसको पहले GATT शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते के नाम से जाना जाता था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको गेट के नाम से जाना जाता था, शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। क्लियर है? WTO की बात करें तो इसका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र, व्यवस्थित और सुचारू रूप से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब रहेगा 48वां स्थान था भारत का। टोक्यो ओलंपिक 2023 ये था जो कि 2021 में हुआ था। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था जिसमें कुछ प्रारंभिक कार्यक्रम 21 जुलाई को शुरू हुए थे। भारत टोक्यो में पदक सारणी में 48वें नंबर पर रहा, जो 4 दशकों में उसकी सर्वोच्च रैंकिंग रही थी। भारत ने बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह के ध्वजवाहक के रूप में 21 नवंबर पर मार्च किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP का सूत्र क्या है? तो GNP बराबर खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। ये इसका सूत्र है। आप देखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी देश में उत्पादित कुल आय की गणना की जाती है। इसमें हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम यानी कि भरतनाट्यम और कथक के लिए 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो भरतनाट्यम के लिए मिला जयलक्ष्मीश्वर को और कथक के लिए मिला समा भाटे को। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी है और यह संगीत, नृत्य और नाटक के लिए है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 2021 में भरतनाट्यम का संगीत नाटक पुरस्कार जयलक्ष्मीश्वर को मिला, कथक 2021 का मिला समा भाटे को। साल 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए 128 कलाकारों को चुना गया था। क्लियर है? तो याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे? सही जवाब रहेगा राजा हर्षवर्धन के ये समकालीन थे। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट, हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन वर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के शासक थे और उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होला गोचा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? इस तरह से एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया कि ये क्या कहना चाह रहा था, और यहाँ पर आप अगर कोई होगा तो बताइएगा ऑप्शन देखकर। बाकी इस तरह से कोई नृत्य हमें जहाँ तक लगता है नहीं है। क्लियर है? ये इस तरह से आपका हो सकता है, होजागिरी जो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्लियर है? तो ये त्रिपुरा का ही करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रू रियांग जनजाति के त्रिपुरी लोग लोक नृत्य करते हैं और इसे होजागिरी के नाम से जाना जाता था। तो यही आपका हो सकता है। इसे भारत के त्रिपुरा राज्य में प्रदर्शित किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य जो लोक नृत्य हैं इसमें त्रिपुरी समुदाय के गारिया, झूम, मेमिता, मसक सुमानी और लेबांग भूमि नृत्य ये कुछ प्रमुख नृत्य यहाँ के हैं। अगला क्वेश्चन है, वायलिन वाद्ययंत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। वायलिन तार वाले वाद्ययंत्रों में सबसे छोटा होता है और यहाँ विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्रों में से एक माना जाता है। इसका जो इस्तेमाल है पश्चिमी शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है और वायलिन को पहली बार 16वीं सदी में इटली में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन 1923-24 में किया गया था, जिसने फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबंधक हेरिको क्रोबक के साथ 8 एथलीटों का दल भेजा गया था। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थाओं की स्थापना को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। अगला क्वेश्चन है हमारा निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें मिल ही नहीं पाया कि क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मुख्यमंत्री से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड था कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री के साथ काम करना तो क्या पद होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो मुख्यमंत्री जो होता है राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब रहेगा न्यूमिस्टिक आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये दिया था तो ठीक है, नहीं तो आपको मुद्रा शास्त्र भी दिया होगा। दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिला होगा। आपका सही जवाब रहेगा न्यूमिस्टिक या मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा कौन सी है? सही जवाब रहेगा भीली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा भीली थी और इस भाषा को 1.04 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके बाद गोंडी थी जिसे 29 लाख लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन कौन से राज्य केंद्र से जुड़ा है? तो ये दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली उत्तर, कोलकाता पूर्व, मुंबई पश्चिम, चेन्नई दक्षिण। इन 4 शहरों को, प्रमुख शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, परियोजना, इसके तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, 4000 किलोमीटर ये लंबा है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये 3300 किलोमीटर लंबा है और यहाँ सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? इनका नाम है सोनल मानसिंह। आप याद रखिएगा, सोनल मानसिंह भारत की एक भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है जिनका 30 अप्रैल 1944 को जन्म हुआ था। बेसिकली याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुनाव के लिए प्रस्तावित किया है। 1992 और 2003 में उन्हें सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता के रूप में पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। तो 1992 में पद्म भूषण मिला, 2003 में पद्म विभूषण बेसिकली दिया गया, जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जितने भी क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे हमने एज इट इज आपको बताने में आपकी हेल्प की है। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, हम आपको एक बार कवर करवा दें। मेनू बार कौन से बार में आता है? तो शीर्षक बार में आता है। इस तरह से क्वेश्चन बना है। शॉर्टकट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, रो कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? तो Ctrl+N होती है। एक्सेल 365 से भी क्वेश्चन आपका बना है। तो इतने क्वेश्चन कंप्यूटर से बने हैं। पैटर्न लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह का पैटर्न आपका बदल रहा है, दिनों दिन चेंज होता जा रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बखूबी हम आपको एक्सप्लेन एक एक चीजें कर रहे हैं। मैथ्स में बात करें, परसेंटेज से क्वेश्चन आपका बना है, अनुपात से क्वेश्चन बना है आपका, शंकु से क्वेश्चन पूछा गया, बॉल से क्वेश्चन पूछा गया है, लाभ हानि से क्वेश्चन बना है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है, SICI से क्वेश्चन बना है और समय कार्य से भी क्वेश्चन बना है। तो आज अच्छे खासे टॉपिक आपको मिल चुके हैं। इन टॉपिक पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन बन रहे हैं इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं, नया कोई टॉपिक आपका एड नहीं हो रहा है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, दर्पण से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं, 5 से क्वेश्चन बन रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना है, मिरर इमेज से क्वेश्चन बना है और आपका अल्फाबेट से भी क्वेश्चन बना है। यानी कि रीजनिंग में भी अच्छे खासे टॉपिक आज आपको पता चल चुके हैं और लगातार यही जो टॉपिक है आपके स्टार्टिंग से अब तक पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पर अच्छी खासी आप कमांड रखिएगा। गाइज यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट का आपको ओवरऑल रिव्यू यहाँ पर बता दिया, एनालिसिस बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर आज की चीजें हुई है, इस शिफ्ट में किस तरह का आज का पेपर आपका आया है। आई थिंक काफी हद तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपका पैटर्न का लेवल किस तरफ जा रहा है और किस तरह से आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। क्लियर है? साथ ही इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। टेलीग्राम से अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे पहले के सारी PDF हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे गाइस नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।